गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए समस्याओं से डरिए मत, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 14 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बीएसएनएल ने हाल ही में पूरे भारत में 4G सेवाएं कब शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा अगस्त। अगस्त माह में बीएसएनएल के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो लॉन्च करने वाली है 4G सर्विसेज पूरे भारत में। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। आत्मनिर्भर नीति के अनुरूप यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अगस्त 2024 से देश भर में 4G सेवाएं शुरू करेगा। बीएसएनएल के अधिकारियों का दावा है कि 4G नेटवर्क पर प्रति सेकंड 40 से 45 मेगाबिट की अधिकतम गति दर्ज की गई है, जिसे पायलट चरण के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड के साथ-साथ 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी लॉन्च किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि बीएसएनएल के द्वारा अगस्त 2024 में 4G सेवाएं को शुरू करने का निर्णय लिया गया उनके टीमों के द्वारा। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि कंपनी ने आईटी कंपनी टीसीएस और राज्य संचालित दूरसंचार अनुसंधान संगठन सी डॉट के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग करके पंजाब में 4G सेवाएं शुरू की है और लगभग 8 लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि बीएसएनएल ने अपनी 4G सेवाएं पायलट मोड में स्टार्ट कर दी है। पायलट मोड का मतलब होता है छोटे-छोटे जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं को शुरू कर वो उसको परखने की कोशिश की और इसी के दौरान उन्होंने पंजाब में 4G सेवाएं को शुरू की गई, जिसमें 8 लाख ग्राहक एक साथ जुड़े हैं और इनका आनंद लिए हैं। सी डॉट द्वारा विकसित 4G कोर पंजाब में बीएसएनएल नेटवर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसकी स्थापना पिछले साल जुलाई में हुई थी। ऐसी जटिल तकनीक की सफलता साबित करने में 12 महीने लगते हैं, लेकिन सी डॉट कोड को 10 के भीतर ही स्थिर कर दिया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पंजाब में सी डॉट को विकसित किया गया और 4G सेवाओं को लॉन्च किया गया और ये देखा गया कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी होगी कि बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि 4G सेवाओं को पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2024 से। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जेम्स एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किससे संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्लेयर है जेम्स एंडरसन। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट को लेकर कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों से ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं और इनका नाम है जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड कंट्री से बिलोंग रखते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने ऐलान किया है कि वो इस साल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंग्लैंड के दिग्गज और साथ साथ ये तेज गेंदबाज है जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की। इंग्लैंड के लिए आगामी घरेलू सीजन क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज के लिए आखिरी क्या होगा? इंग्लैंड के लिए आगामी घरेलू सीजन क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज के लिए ये आखिरी होगा। इंग्लैंड इस साल घरेलू मैदान पर वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जेम्स एंडरसन का ये लास्ट मैच होने वाला है और इनके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि जेम्स एंडरसन ये एक तेज गेंदबाज है। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि एंडरसन ने, जिन्होंने मई 2003 में शुरू हुए करियर में इंग्लैंड के लिए 194 वनडे और 19 टी20 सहित 187 टेस्ट मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट के साथ वॉर्न 708 और श्रीलंका के साथ सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मुथैया मुरलीधरन 800 के बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 700 विकेट को लेकर अपना इतिहास में इन्होंने नाम को दर्ज किया। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलनी होगी हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कि जेम्स एंडरसन ने हाल ही में
अनाउंसमेंट किया है कि वो रिटायर लेने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से। तो ये कहाँ के प्लेयर है? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? When has National Technology Day 2024 been celebrated? तो राइट आंसर होगा 11 मई। 11 मई को हम लोग हर वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 2024 का अनावरण 11 मई 2024 को किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई को INSA ऑडिटोरियम ITO नई दिल्ली में सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना विषय पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग हर वर्ष 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखनी होगी कि इस वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 का थीम क्या है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि इस वर्ष की थीम रखी गई है प्रोमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर्स। सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना ही इस विषय का महत्व है जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 के लिए मनाया जाएगा। 11 और 13 मई 1998 को आयोजित ऑपरेशन शक्ति पोखरण द्वितीय के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की देखरेख में राजस्थान में 4 परमाणु हथियारों और एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन हथियार का परीक्षण भी किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हुए थे और इन्हीं के समय में इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन शक्ति को चलाया गया जिसमें पोखरण द्वितीय के हिस्से के रूप में हमारे इंडियन नेवी के द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देखरेख में राजस्थान में 4 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया और साथ ही साथ एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन हथियार का भी परीक्षण किया गया। इसी परीक्षण का सफलतापूर्वक होने की वजह से ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 के रूप में इस वर्ष हम लोग 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं और हर वर्ष इसे 11 मई को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसके कुछ बैकग्राउंड की ओर। पोखरण द्वितीय का नेतृत्व भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। भारत की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया और पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पोखरण द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान 11 मई 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जिसको हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में जानते हैं इसको मनाने की घोषणा की गई और इसे पूरी तरीके से जोश उल्लास से मनाया गया। साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि भारत ने इससे पहले 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से परमाणु परीक्षण भी किया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा थॉमस कुक इंडिया। थॉमस कुक इंडिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया टीसी पे फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अंतरराष्ट्रीय मनी का ट्रांसफर करने के लिए लॉन्च किया गया टीसी पे किसके द्वारा? तो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। थॉमस कुक इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अनुकूल डिजिटल सेवा टीसी पे को लॉन्च किया है और परंपरागत रूप से विदेश में पैसा भेजना कठिन कागजी कार्रवाई और सीमित कार्यकाल से जुड़ा हुआ था। इसको आसान बनाने के लिए थॉमस कुक इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय धन का हस्तांतरण करने के लिए टीसी पे को लॉन्च किया है और ये टीसी पे के साथ साथ ग्राहक अब आसानी और दक्षता के साथ 24x7 प्रेषण का आनंद ले सकते हैं और टीसी पे थॉमस कुक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सरल और सहज डिजिटल इंटरफेरेंस प्रदान करता है जिसमें समर्थन के लिए FX नाउ B2C ऐप पोर्टल और कॉल सेंटर भी शामिल है। वीडियो KYC का परिचय सुरक्षा बढ़ता है और लेनदेन की गति को भी देता है जिससे घर बैठे सुरक्षित और त्वरित प्रेषण सक्षम हो जाता है और थॉमस कुक
फॉरेन एक्सचेंज भारत भर के 69 महानगरीय टियर 2 से 4 शहरों कस्बों में स्थित है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी होगी कि थॉमस कुक इंडिया के द्वारा टीसी पे लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरीके से फ्रेंडली डिजिटल सर्विस पर वर्क करेगी, ताकि उनका पूरा वर्क होगा कि इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफर किया जा सके आसानी तरीके से। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो अमन शेरावत। अमन शेरावत पहले इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो जानते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन चुके हैं, और इसी के दौरान इससे पहले दिन में दीपक 97 किलोग्राम और सुमित मलिक 125 किलोग्राम अपने पहले दौर के मुकाबले हारकर बाहर हो गए थे। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे कि अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान को हासिल कर इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने जीत को हासिल कर ली, अपने नाम को दर्ज कर लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 को मैच को खेलने के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ये पहले इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने सिक्योर किया है एक कोटा प्लेस को। तो उनका नाम क्या है? तो अमन सहरावत। एशियाई चैंपियनशिप सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों को 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया। इस्तांबुल प्रतियोगिता पहलवानों के लिए आगामी ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए कोटा अर्जित करने का ये आखिरी अवसर है। इसी के दौरान सहरावत ने सेमीफाइनल में कोरिया के चोंगसोंग हान को 12-2 से हराकर 2024 ओलंपिक के लिए कुश्ती में भारत का छठा कोटा हासिल किया था, और पिछले सभी 5 कोटा भारतीय महिला पहलवानों ने जीते थे। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से अमन सहरावत पहले इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने सिक्योर किया है कोटा प्लेस फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर का PS4। PS4 को सफलतापूर्वक टेस्टेड किया गया इसरो के द्वारा। पूरी तरीके से ये डिजाइन किया गया था लिक्विड रॉकेट इंजन जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा करते हुए ये कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक या 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसरो के द्वारा 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर एक निर्मित तरल रॉकेट इंजन को बनाया, उसका नाम दिया गया PS4, और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण हमारे इसरो के द्वारा किया गया। निजी भागीदारी विप्रो 3D ने 3D प्रिंटेड PS4 इंजन के हॉट परीक्षण का सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसरो से हाथ मिलाया, और इसरो ने पारंपरिक रूप से निर्मित PS4 इंजन को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियों के साथ संगत बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया। एक प्रक्रिया जिसे डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता है, और इस नए डिजाइन किए गए PS4 इंजन ने भागों की संख्या 14 से घटाकर 1 कर दी है, और 19 वेल्ड जोड़ों को खत्म कर दिया है, और इससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण बचत भी होगी। धातु पाउडर 565 किलोग्राम से घटकर 13.7 किलोग्राम हो जाएगा, और उत्पादन समय 60% की कमी आएगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। इसरो के द्वारा एक अचीवमेंट को हासिल किया गया, और इस अचीवमेंट में क्या है? तो इन्होंने सक्सेसफुली टेस्टेड किया लिक्विड रॉकेट इंजन जिसका नाम है PS4। ये पूरी तरीके से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग 3D प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर इसरो ने एक अचीवमेंट को हासिल किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत की जनजातियां कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा दुबई। दुबई में आयोजन हुआ एक एग्जीबिशन। उस एग्जीबिशन में हमारे इंडिया की तरफ से स्वदेश शोकेसिंग किया गया। पूरी तरीके से ये ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशन पर डिपेंडेंट था। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि दुबई में आयोजन हुआ जिसमें हमारे भारत की जनजातीय कला परंपराओं को प्रदर्शित किया गया, जिसका नाम दिया गया स्वदेश। इसी नामक प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया। तो जानते हैं इसके पीछे का वजह। भारत की विविध और जीवंत लोक और आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक एक अनूठी प्रदर्शनी दुबई संयुक्त अमीरात में आयोजित की गई थी।
विदिशा क्रिएशंस के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्र के कम ज्ञात कला रूपों को अधिक पहचान दिलाना था और दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जाबिल हॉल में आयोजित प्रदर्शनी सह बिक्री में 60 देशों की लगभग 4000 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। इसी में हमारा इंडिया की तरफ से स्वदेश प्रदर्शनी में मंजूला कला और गोंड कला जैसे कम ज्ञात कला रूपों पर विशेष ध्यान दिया गया, जो अक्सर अधिक प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग से प्रभावित होते हैं। क्यूरेटर विदिशा पांडे ने यह भी कहा कि बिहार जैसे एक ही राज्य में हमारे पास मिथिला कला के अलावा टिकुली कला और मंजूसा कला जैसे कई समृद्ध कलात्मक परंपराएं भी शामिल है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि दुबई में एक एग्जीबिशंस के माध्यम से हमारे इंडिया के तरफ से स्वदेश नामक एक शोकेसिंग को दिखाया गया, जिसमें पूरी तरीके से हमारे भारत की जनजातियां पेंटिंग को दर्शाया गया, ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशन को दर्शाया गया, जो दुबई में लोकेटेड एग्जीबिशंस के माध्यम से ये प्रेजेंट किया गया और उसका नाम रखा गया था स्वदेश। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा इड्रिस देबी। इड्रिस देबी को हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया चैड का। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट। चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस देबी इट्नो ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत को हासिल की और घोषित अंतिम परिणामों के अनुसार इद्रिस देबी ने 61.03% वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री शख्से मशरा ने केवल 18.53% वोट को हासिल किया और 10 मई 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा इसे बताया गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी हमारे इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से कि चैड का इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इड्रिस देबी को अपॉइंट किया गया। इसी के दौरान चाड अफ्रीकी के साहेल क्षेत्र में लोकतांत्रिक चुनाव कराने वाला पहला सैन्य शासित देश बन चुका है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो राइट आंसर का चाड। चाड है अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा देश और यहीं पे हाल ही में प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त कौन हुए हैं? तो इड्रिस देबी जी। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 13 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औशी उत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो राइट आंसर होगा अमूल कंपनी बनी है इनकी ऑफिशियल स्पॉन्सर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के किस पहल को राष्ट्रमंडल सचिवालय ने स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी? तो सीपी ग्राम्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 25 मई। 25 मई को हर वर्ष अब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में शुरू किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहां शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने सबसे अधिकतम निर्यात कहां किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? अ जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ। एक जीन की एक कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए लाइफ, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डीएनए या ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।